नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस एपिसोड में। आज की टॉपिक रहेगा नार्सिसिज्म। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बहुत सारे युवा, बहुत सारे फैमिलीज के इंटरनल फीलिंग्स में नार्सिसिज्म का बहुत हाथ है। आज की बहुत सारे फिल्में भी बनती हैं, मगर उसमें आपको पता नहीं चलता, उसमें नार्सिसिज्म भर दिया जाता है। बॉलीवुड फिल्म में बहुत फिल्में पहले भी आ चुकी हैं, 70s में 80s में आ चुकी हैं, जिसमें नार्सिसिज्म भर भर के थी। 2000 के बाद तो जितनी भी फिल्म आई हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फिल्म बनी हैं जिसमें नार्सिसिज्म की पोर्ट्रे किया गया है, और वो भी एक इमोशनल अंदाज में। उसके बाद हम अपने इर्द गिर्द कहीं भी देखें, हर फैमिली में नार्सिसिज्म का एक एग्जाम्पल भरा रहता है। अगर नार्सिसिज्म को एक शायर के माध्यम से अगर मैं बात करूं, तो मिर्ज़ा गालिब की एक शायर बहुत उसमें फिट बैठेगी। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज बया। और क्या आपको नहीं लगता ये जो दो पंक्ति हैं, ये दो पंक्ति कहीं ना कहीं पे नार्सिसिज्म का शिकार मानसिकता को दर्शाता है? गालिब ने कह दिया, इसीलिए हम इसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते, जरूरी नहीं है। इंटेलेक्चुअल बेसिस पे भी नार्सिसिज्म, बहुत इंटेलेक्चुअल्स ऐसे बहने हैं जो कि नार्सिसिज्म का शिकार हुए हैं। सो चलिए आज इस रोचक रास्ते पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग आज अन्वेषण करेंगे नार्सिसिज्म क्या है और नार्सिसिज्म किस तरह से हमारे ऊपर हावी है, उसको थोड़ा देखते हैं। उससे पहले एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। इनका कहना यह है, however loves become humble, those who love have, so to speak, born by part of their narcissism. योर स्टैंगर कहते हैं, arguing with a narcissist is like getting arrested. Everything you say can and will be used against you. इन्वेजी कहते हैं, नार्सिसिस्ट बर्न योर सैनिटी, erode your self-esteem and make you doubt your own judgments and perceptions. अब देखो कितने एक नार्सिसिज्म को लेके कितने लोगों ने किस तरह से उसको बयां किया है, जो कि कहीं ना कहीं पे हम लोगों को मजबूर करता है कि खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम लोग क्या सही दिशा पे जा रहे हैं या हमें कहीं ना कहीं पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट हम जरूरत ले नहीं सकते, क्या हमारे पुराने ज़माने की जो विधियां हैं, योग शास्त्र हैं, क्या ये हेल्प कर सकते हैं हमारी ये जो नार्सिसिज्म जैसी एक साइकोलॉजिकल बीमारी को, साइकेट्रिक बीमारी को हील कर पाए? ये जो एक मानसिक बीमारी है, इसको क्या हील कर पाए? ये थोड़ा हम लोग देखेंगे आज। Narcissistic people are always struggling with the fact that the world does not revolve around them. Love does not deny natural death. lovesangam.com कहता है, मैं कहा गया है, lovesangam.com कहता है, love does not die a natural death. Love has to be killed, either by neglect or by narcissism. देखिए कहां कहां पे इसके एंगल पकड़ रहा है। एमिली लिवेन कहते हैं, जो एक नार्सिसिज्म का शिकार थी, जब वो ठीक हो रहे थे उस दौरान वो बात कर रहे थे, आई एम ए रिकवरिंग नार्सिसिस्ट, आई डू नॉट नो आई वॉज ए नार्सिसिस्ट, एक्चुअली आई थॉट नार्सिसिज्म मेंट यू लव योर सेल्फ, and then someone told me there is a flip side of it. So it's actually dearer than self-love. It is unrequested self-love. कार्ला ग्रिम्स कहती हैं, narcissist paints a picture of themselves as being a victim or innocent in all aspects. They will be often
by the truth, but what is done in the dark will come to light. Time has a way of showing people's true colors. आप देखो यहाँ पे क्या हम कहें, एक मानसिक विचारधारा को भी नार्सिसिज्म शिकार हुए लोगों को, यहाँ पे देखो आप लोग, हम लोग क्या कहते हैं, एक मानसिक विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम डाइसेक्ट करेंगे आगे चल के बहुत सारे एपिसोड्स में। ये जो सीरीज हम बना रहे हैं नार्सिसिज्म के ऊपर, बहुत से साइकोलॉजिस्ट से हम लोग बात करेंगे, साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे, मनोवैज्ञानिकों से बात करेंगे, कुछ रिसर्चर से बात करेंगे। मगर आज ये शुरुआत हम इसीलिए कर रहे हैं कि आज की डेट में बिकॉज ऑफ नार्सिसिज्म एंड पेरेंटल जो अपब्रिंगिंग है उसमें नार्सिसिज्म भरपूर है, और हमारे इर्द गिर्द ये हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है। Narcissists employ lies to ruin your life because they understand what their own existence can be shattered with the revelation of the truth. Sam Vakeen लिखते हैं, hate is the complement of fear, and narcissists like to be feared. It imbues them with an intoxicating sensation of omnipotence. कितनी बड़ी बातें कहा गया है नार्सिसिज्म के ऊपर, और इस नार्सिसिज्म को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ 3 क्लिप। एक गाना, बहुत हिट गाना, अपने ज़माने का एक हिट गाना, 1980s का एक हिट गाना को दिखा रहा हूँ। उसके साथ 2 फिल्म के छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रहा हूँ। उसका आप देखो। नार्सिसिज्म हमें पता नहीं चलता है इसमें नार्सिसिज्म है क्या, मगर देखना उसमें नार्सिसिज्म भरा पड़ा है। तो आगे चलते हैं नार्सिसिज्म के बारे में बात करने के लिए, ये एक्चुअली है क्या और क्या हम उससे ग्रसित हैं, क्या उस मनोगति से हम क्या गति कर रहे हैं, उस मनोगति से क्या हम गुजर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के ये हमारी जो मेंटल स्टेट को इम्बैलेंस करेगा, उसके कारण डिप्रेशन जैसी बहुत भयानक बीमारियां भी आ सकती है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि नार्सिसिज्म को सही ढंग से जाने और परखें और उस पर हम लोग काम करें। दोस्तों, अगर अभी तक का आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग बेस्ट ऑफ द कंटेंट टू यू। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आपने देख लिया, 3 क्लिप्स देख लिए। आपको कहीं पता चला कि यहाँ पे जो तीनों जो कैरेक्टर्स से एक गाना गा रहा है, एक इमोशनली डिस्टर्ब है, एक जगह पे ह्यूमरस बातें चल रही है, बट कहीं ना कहीं पे उसमें जो कैरेक्टर्स है उनमें नार्सिसिज्म जो विचार है, जो नार्सिसिज्म है वो भरपूर बना हुआ है। तो फिर तो क्या करा जाए, इस चीज़ को और थोड़ा इन डेप्थ हम समझा देते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की एक बच्चे के साथ। शेखर, एक 19 साल का लड़का, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बहुत सुंदर, पढ़ने में भी बहुत अच्छा, माँ बाप का एक ही बेटा, गोरा चिट्टा, दिखने में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बाल। तो हमारे ज़माने में जो हमारे टाइम पे जो मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिखता था, देखने में बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं पे उसको उसकी माँ की जो पैम्परिंग थी कि बेटा तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, सुंदर बेटा है, ये उसके दिमाग में घर कर गया। शायद शेखर उसके घर में पहला बेटा था, तो जितने भी घर के रिश्तेदार थे वो भी उसको पैम्पर करने लगे कि बेटा तू देखने में सुंदर है, पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, तुझे जैसा कोई नहीं है। इस माहौल में बढ़ते बढ़ते पता नहीं चला कब वो नार्सिसिज्म का शिकार हुआ।
उसे लगने लगा कि उससे बढ़िया और कोई है नहीं, उससे अच्छा और कोई है नहीं, उससे सुंदर और कोई है नहीं, और उसके जैसा इंटेलिजेंट और कोई और है नहीं। लड़का बड़ा हुआ। जब वो 15 साल की एज में पहुंचा, एक दिन उसके शहर में एक बढ़िया सा सर्कस आया, जिसमें बहुत सारे रूशियन जो कलाकार थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि गांव के बहुत लोग जा रहे थे सर। उस जो शहर मतलब इतना कॉस्मोपॉलिटन सिटी थे नहीं, पर शहर तो उस जिस एरिया में रहते थे कि वहाँ के जो रहने वाले थे, शेखर के जो आसपास में पास पड़ोस में रहने वाले थे, वो गए उसको उस जो सर्कस है, सर्कस देखने गए। सर्कस बहुत बढ़िया चला। घोड़े का शो हुआ, हाथी का शो हुआ, शेर का शो हुआ। शेर जब 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 ये जो शो कंप्लीट होने पे आया तो एक अनाउंसमेंट किया वहाँ के में जो प्रेजेंटर था कि आपको हम एक ₹1,000 से मिला रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम आपको एक ₹1,000 से मिला रहे हैं और वो आपकी मनोरंजन करेगा बहुत सारा मजाक के अंदाज में। उतना कहते ही ऊपर से एक लड़की आके नीचे गिरती है, जो उसके जो चेहरे पे एक मुखौटा था, उसको शायद उन लोगों ने उसको एक सर्कस के लिए बनाया था, वो था एक मिट्टी का बना हुआ, तो टूट गया। तो उस चेहरे के नीचे एक काला कलर का चेहरा था और वो उसको ऐसे बना रखा था जैसे कि एक ना डर जाए, कोई बच्चा देख के डर जाए, जैसा ड्राकुला जैसा था, इस राक्षसी चेहरा था। फिर उसने कुछ देर तक परफॉर्म किया, उसके बाद वो भी फिर चला गया। फिर लौट के आती है और उस चेहरे को पे चेहरे 2, 4, 5, 6 चेहरे पे चेहरे निकालता जाए और लोगों में एक 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 श्रृंखला सा सृष्टि कर देता है। एक तरह से उनमें एक इच्छा जागृत कर देता है कि जाने कि एक्चुअली में वो देखने में कैसा है। क्योंकि पहले उसने मिट्टी का चेहरा लगाया था, फिर राक्षस का चेहरा लगाया था, फिर उसके बाद टाइगर का चेहरा लगाया, बट पता नहीं चला तो एक्चुअली दिखती कैसी है। तो सब में एक इच्छा जगी कि एक्चुअली दिखती कैसी है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो जैसे ही अपना फाइनल मुखौटा उतारती है, एक बहुत हसीन खूबसूरत सी लड़की आगे आता है, जो सब उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शेखर को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी। शेखर क्योंकि पहले जब उसकी माँ उसके घर में जो कहते थे बेटा तू बहुत खूबसूरत है, वो अपने जो मिरर, घर की जो आईना है वहाँ पे जाके खुश होया करता था, खुद को देख के पंपरिंग करता था, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना सुंदर दिखता हूँ। एक ही झटके में उसकी जो थॉट थी कि वो दिखने में सुंदर है और उसके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो लोग भी जो कहते थे तुम सुंदर हो, ये चीज़ एकदम से एक ही झटके में वो चूर हो गया। जैसे कि लोगों ने उस लड़की को देखे मंत्रमुग्ध, एक ही चटक भरी आंखों से देखे जा रहे हैं बहुत सभी लोग। उसको थोड़ा जलन होने लगी। किसको? शेखर को। शेखर जब ये प्रोग्राम खत्म होता है, शेखर जाके उस लड़की को बोलता है तुम कैसे इंसान हो, जो मेरा जो गर्व था, तुमने उसको अहंकार था, जो मैं आत्मबोधिकता में जो ग्रसित था कि मैं सोचता था मैं ही सबसे सुंदर हूँ, तुमने उसको छार-खार कर दिया। मैं दुखी हूँ। तो वो जो लड़की हंसते हुए बोलती है देखिए यहाँ पे नार्सिसिज्म का शेखर कैसे शिकार है। उसको लगा वही अकेला ही इंसान सुंदर है, बट जैसे ही कोई उसके सामने आया उससे भी ज़्यादा सुंदर उसको कैसे लगा, उसमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने लगी, उसमें एक डर पैदा होने लगी कि लोग आज से मुझे नहीं कहेंगे कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा सुंदर कोई सामने आ गया। और लड़की हंस के बोली सुंदरता तो चेहरे का है, चेहरा क्या है कुछ दिन में पिघल जाएगा, बट जो खुशी हम लोगों के, मैंने जो इस दौरान जो मैंने परफॉर्म किया उससे क्या हुआ, उससे जितने लोग खुश हुए वही मेरे लिए
इम्पोर्टेंस है। वही एक ही वाक्य, वही एक ही सेंटेंस शेखर का मन बदलने के लिए काफी था। शेखर आता है और जो ये जो आत्मबोधता जो उसके अंदर, जो नार्सिसिज्म उसके अंदर भरा था, उसके कारण कुछ दिन दुखी रहता है। फिर उसको उसकी बात, उस लड़की की बात फिर याद आता है, फिर वो जाती है, फिर वो चला जाता है बनारस जाने के बाद फिर वो जाते हैं हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे पता नहीं कोई एक साधु के शरण में जाता है। वो वहाँ पे बैठ के योग साधना करने लगता है और उसकी पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करने लगा है। अब इससे पता क्या चलता है कि नार्सिसिज्म जो है, अब पहले उसको क्या पता, उसको पता नहीं था उसकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। उसको खाली एक आत्मबोध था कि वो खूबसूरत है, सुंदर है, इंटेलिजेंट है। बट उसने जैसे देखा उससे भी अच्छा दिखने वाला कोई है, उससे भी अच्छा पढ़ने वाला कोई है, तो उसका जो गर्व था, उसका जो अहंकार था, जो आत्मबोध था, वो ढहने लगा। जैसे वो ढहने लगा तो उसमें एक आत्मकेंद्रिक वो इंसाइटफुलनेस उसमें आया और वो जाके खुद को पहचानने का जो इच्छा था उसको आगे लाने के लिए वो गया और एक योग साधना शिविर उसने ज्वाइन करा। और उसके बाद की बात हम लोग कभी और बात करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे जो नार्सिसिज्म है कितना इम्पैक्ट डालता है एक लड़के पे जो कि अभी तक दुनिया को देखा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इससे क्या हमें सीख मिलता है? क्योंकि आज के ज़माने में जब एजुकेशन इतना खर्चीला हो चुका है, मेडिकल सिस्टम इतना खर्चीला हो चुका है, खर्च इतने बढ़ चुका है, तो फैमिली में हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं। जब उसी एक बच्चे के ऊपर जब हम भरपूर प्यार देते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो लड़का आज तो हमारे पास है मगर आगे जाके दुनिया को भी फेस करेगा, वो अपना ज़िंदगी को खुद जिएगा। हम ये भूल जाते हैं कि उसकी भी आगे चल के ज़िंदगी होगी और उसको इस जो चार दीवारी उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स का पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को सही राह दिखाए। बच्चे को ये ना कहे तू ही अच्छा है, तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ बिना कोई नहीं, तेरे बिना हम नहीं। धीरे धीरे ये क्या करता है, उसके मन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है जो कि उसको धीरे धीरे नार्सिसिज्म के अंदर खींच के लेता है। अगर उसको वो खुद अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर वो निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकल पाता तो धीरे धीरे वो एनपीडी में ग्रसित होता है। आगे चल के उसको साइकोलॉजिकल बीमारियां घेरने लगती है। इसीलिए मेरे दोस्तों, पेरेंट्स, आपको रिक्वेस्ट है कि आपका ही बेटा है, आपका ही बेटी है, इसीलिए कभी भी अपने बच्चा को आप इतना भी प्रेज मत करिए कि वो एक ख्याली दुनिया में चला जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम देखें और थोड़ा सा माइन्यूटली देखें, क्या कहेंगे? रूजवेल एंड हनीकट कहते हैं, नार्सिसिज्म इज द परस्यूट ऑफ ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम वैनिटी और इगोइस्टिक एडमिरेशन ऑफ वंस ओन एट्रीब्यूट्स। बहुत सारे लिटरेचर आपको मिल जाएंगे जिसमें नार्सिसिज्म को बहुत बढ़िया और बहुत डिफरेंट एंगल से दर्शाया गया है, मगर आज मैं जिस एंगल से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक बहुत रोचक तथ्य देने जा रहा है कि नार्सिसिज्म किस तरह से आपकी जिंदगी को और जिंदगी में असर डाल सकता है। कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता, जब आप कभी रिजिड हो जाते हो किसी बात पे, आपको लगता है ना कि आप कभी कभी रिजिड हो जाते हो किसी बात पे, मैं ही सही हूँ और कोई सही हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे एकेडमिशियंस होते हैं, बोलते हैं मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है,
बहुत सारे प्रोफेशनल्स बोलते हैं मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा तुम थोड़ा ना जानते हो। ये सब नार्सिसिज्म का शिकार हैं। अगर कोई बोलता है क्या मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो बोलो आप थोड़ा बीमार हो, आप दिखा दो, डॉक्टर को थोड़ा दिखा लो। इसीलिए कहा गया है जितना आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऊपर की तरफ जाओगे, आपको उतनी ही नीचे की तरफ झुकना चाहिए। इसीलिए कहा गया है। अगर मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप कैसे पता करोगे वो इंसान नार्सिसिज्म का शिकार है? जैसे उसके पास बहुत पैसा है, वो पैसा के लिए घमंड करेगा, वो आपको समझेगा नहीं, आपकी हैसियत उसके सामने कुछ है नहीं, उसकी बातों से ऐसे पता चलेगा। अगर आप कभी इस तरह की कुछ प्रोफेशनल्स को मीट करो, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको मीट करो, वो बोलेंगे कि तुम ज़्यादा जानते हो, मैं जानता हूँ, मुझे ज़्यादा क्या पता है, पढ़ा है आपने, उससे ज़्यादा तुम हमने पढ़ा है। जब ये बात कोई बोले तो समझ जाओ कि वो नार्सिसिज्म का शिकार है। वो अपने को खुदा या खुदा के बाद सेकंड, वो अपने आप को भगवान या भगवान के बाद मानता है। बात समझ में आया? आप कभी कभार देखना, बहुत रिलीजियस प्लेसेस में क्या होता है, लोग कहते हैं हमारा रिलीजन अच्छा है, बाकी रिलीजन खराब है। इसका मतलब वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वहाँ पे हो, वो सब नार्सिसिज्म का शिकार है। एक कल्चरल नार्सिसिज्म भी है, साइकोलॉजी, ध्यान से रखना मेरी बात को, कल्चरल नार्सिसिज्म भी है। आज के ज़माने में जो इस्लामिक कट्टरपंथियाँ पैदा हो रहे हैं या बढ़ रही है, वो इस्लामिक, वो रिलीजन बेस्ड नार्सिसिज्म है, वो कल्चरल नार्सिसिज्म है। यूट्यूब में बहुत ऐसी वीडियो हम देखते हैं, बीच बीच में आता है, पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं कहते हैं, बोलते हैं हम ही अच्छे हैं, हिंदूज बेकार हैं, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब वो इंडिविजुअल हो सकता है या तो उस जगह पे जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, सब नार्सिसिज्म का शिकार हैं। तो उनको इसी के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हर एक फैमिली में हर एक पेरेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं पे अपने बच्चे को उस दलदल में तो धकेल नहीं रहा है जहाँ पे वो नार्सिसिज्म का शिकार हो रहा है। एक बार देखिए, समझिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी कोई जानने वाला नार्सिसिज्म का शिकार है, तो दया करके उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो जाकर आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसके साथ आज का ये जो एपिसोड ख़त्म करता हूँ। ये एक मैं सीरीज चलाने जा रहा हूँ नार्सिसिज्म के ऊपर, और हर एक टॉपिक के हर एक पहलू पे मैं ध्यान केंद्रित करूँगा। एक ही इसको बड़ा कर दूंगा तो बोर लगेगा, तो इसको छोटा करके मैं इसको कोशिश करूंगा एक सीरीज बनाने की, सो दैट आपको भी सुनने में मज़ा आएगा और देखने को भी मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।